हेलो बच्चों, आई एम प्रीति, एक्सटेंशन लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम एचएलजी गवर्नमेंट कॉलेज तावड़ू। आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ाने जा रही हूँ। रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले तो रिमोट सेंसिंग है क्या? रिमोट सेंसिंग प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, वाटर और एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंसर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारा जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, लैंडस्केप होता है, उसके बारे में अगर हमें कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, उसकी स्कैनिंग करनी है, तो उसमें सेंसर जो है वो सब्जेक्ट के बिना टच में आए हुए जो डेटा होता है उसे एनालिसिस करता है। किसके द्वारा? रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ये एक ब्रॉड फील्ड होता है जिसमें हमें किसी भी लैंड सरफेस के बारे में जानकारी उसी तरीके से मिलती है जैसे कि हम किसी टीवी को अगर चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, जिसमें कि टीवी के संपर्क में आपका रिमोट नहीं आ रहा है, उसी तरीके से अगर हमें किसी भी लैंड सरफेस फीचर की जानकारी बिना उसके संपर्क में आए हुए अगर हमें करनी है तो वो हम इजीली किसके थ्रू कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट होता है, मेन जो होता है वो होता है हमारा, ये एमए की तो हमने एक दिन में निकाल ली ना, तो इसको फिर निकालना कहाँ निकाली? सबसे पहले जो हमारा रिमोट सेंसिंग, इसमें आपको दिख रहा है रिमोट सेंसिंग मींस एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए फिनोमिना, ऑब्जेक्ट और सरफेस while at a distance from it. This name is attribute to recent technology in which satellite and spacecraft are used from collecting information to it. देखिए, आप सबसे पहले जो हमारा सन होता है वो एनर्जी सोर्स का काम करता है। जो हमारी जो EMR बैंड्स हैं उसमें क्या होता है कि हमारा सन जो रिफ्लेक्शन करता है उसके थ्रू सेंसर्स क्या करते हैं, हमारे अर्थ सरफेस से डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें पूरा प्रोसेस होता है जिसमें रिफ्लेक्शन आपका रिफ्लेक्शन होता है और ट्रांसमिशन होता है डेटा का। फिर उसके बाद सेंसर जो होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से होते हुए जो डाटा होता है उसे रिसीविंग किया जाता है। कहाँ पर? किसी भी हार्डवेयर में जब उसे हम रिसीविंग करते हैं तो उसके बाद उसको हम सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करते हैं डाटा को, और डाटा को एनालिसिस करने के बाद वो किसके पास जाता है? यूजर्स के पास जाता है डाटा, और फिर उसके बाद वो आगे प्रोसेस होकर के हमें किसी इमेज के रूप में या फिर किसी डेटा के रूप में हमें वो क्या होता है? प्रोवाइड होता है। डाटा एक्विजिशन हो रहा है और फिर डाटा एनालिसिस हो रहा है। सेंसर्स ने डाटा को हम किससे लिया? डाटा को सेंसर्स ने सबसे पहले तो आपका एनर्जी सोर्स EMR बैंड्स काम करते हैं इसमें, और एक लैंड सरफेस एरिया होता है जहां पर वो EMR बैंड, इन दोनों के बीच में क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। किसके थ्रू? प्लेटफॉर्म और स्कैनर्स के थ्रू। उसके बाद किसी भी रूप में वो डाटा हमें मिलता है, किसी पिक्टोरियल फॉर्म में या डिजिटल मॉडल के रूप में, कि जिसमें हमारे CD हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, या फिर कोई भी जो डाटा सोर्स होगा हमारा हार्डवेयर के थ्रू हमें वो इजीली हमें मिल जाता है। उसके बाद उसको हम डाटा को कलेक्ट करके क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस डाटा के एट्रीब्यूट टेबल बनाते हैं, और वो हमें क्या होता है? उस प्रोसेस के बाद वो डाटा यूजर्स के पास जाता है और यूजर्स उसके एनालिटिकल क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये देख सकते हैं आप इस एक इमेज में, ये रेफरेंस डाटा है एयर फोटोग्राफ में, या डिजिटल डाटा जो होगा हमारा, जो डाटा होगा वो विजुअल वे में होगा। मैप्स और स्टैटिक या जीआईएस डाटा सेट्स जो होता है, जो हम अलग अलग वे में प्राप्त करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दीवा जीआईएस हो गया आपका, या भुवन हो गया, या सैटेलाइट इमेजनरी हो गई, USGS का डाटा हो गया, वो अलग अलग फॉर्म में हमें क्या मिलता है? अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें वो प्रोवाइड होता है, और फिर वो यूजर्स के पास जाता है, जिससे कि हम किसी भी लैंड सरफेस के बारे में एनालिटिकल स्टडी क्या कर सकते हैं? उसमें इजीली कर सकते हैं।
अब जो हमारी जो इमेज होती है, वो हमारी इमेज किस तरीके से हमें मिलती है, ये आप देख सकते हैं इसमें इजीली कि हमारा अर्थ सरफेस होता है, उस अर्थ सरफेस से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारा वो 1.6 मीटर, ठीक है, फिर 10 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 10 किलोमीटर, ये 800 किलोमीटर। इसमें अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू जो डाटा होता है वो सैटेलाइट इमेज के थ्रू, सबसे पहले जैसे सेंसर्स होंगे, सेंसर्स में आपका प्लेटफॉर्म हुआ जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ओके। फिर हमारा क्या हुआ, एरोप्लेन्स हुआ जिसमें हमारे एयर फोटोग्राफ्स के लिए कैमरे फिट होते हैं जो कि किसी इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। फिर आपका बलून वाला प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको पहले पढ़ाया इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंसर्स लगे रहते हैं, जिसमें हमारा हाई कैपेसिटी कैमरा लगा होता है जो किसी भी फील्ड की क्या करते हैं, इमेज को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो होता है, इसके बाद हमारा एंटीना होता है। उस एंटीना में हमारे जो किसी भी इमेज को लेने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स होते हैं जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग में यूज होते हैं, जिससे कि हमें किसी भी पिक्चर का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, वो होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थ सरफेस का डाटा लेते हैं। क्लियर। इसके बाद है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी तरंग दैर्घ्य और तरंग आवृत्ति, ये दो चीजें होती है मेन, कि अगर किसी भी अर्थ सरफेस में कोई रेडिएशन है, जो मैंने आपको बताया था वेव्स के थ्रू, कंपन जो होता है, आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए हमने एक स्पून ली और स्पून को जब हम उसको किसी भी चीज से बजाते हैं तो वो जितनी बार बजती है तो वो क्या हो गया, उसमें कंपन, उसका उसका मतलब उसकी आवृत्ति। अगर मान लीजिए कोई वेव चल रही है, किसी ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है, उसी में हमें कोई इमेज लेनी होती है, तो उनमें क्या होता है, जो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वर्क करता है वो इन बैंड्स के थ्रू वर्क करता है। गामा रेज होती है जिसकी हमारी जो हमारी वेवलेंथ होती है इसकी 400 सॉरी 10⁻⁻14 10⁻⁻14 से मतलब मिनिमम जो गामा रेज है उसकी तरंग दैर्घ्य है, इसमें नैनोमीटर में शो हो रही है हमारी, जिसमें हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता है, कोई भी मतलब हमें उसमें कुछ भी चीज हमें दिखाई नहीं देगी। सेकंड होती है हमारी एक्सरेज। एक्सरेज जो होती है हमारी 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻10। तो ये वाली जो एक्सरेज होती है, जैसे कि हम जो हमारा अगर मान लीजिए हमारी कोई बोन्स होती है वो क्रैक हो जाती है, तो हम क्या कराते हैं, उसमें एक्सरे कराते हैं, तो हमारी बॉडी पार्ट का उसमें इजीली क्या हो जाता है, उसमें हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में विजिबल होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड रेंज है, उसमें जब स्कैनर किसी भी चीज को स्कैन करता है तो जिस जिस मीडियम से वो कर रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो उसमें वर्क करता है किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो उसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, ये हमें शो नहीं होती है। वो जो हमारी शो होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज। इस दोनों के बीच में हमारी जो होती है वो विजिबल एरिया होता है, जिसमें वाइबगर, जिसमें हमारा वाइबगर में हमारा वायलेट कलर हुआ, इंडिगो कलर हुआ, ग्रीन कलर हुआ, ऑरेंज कलर हुआ और रेड कलर हुआ। ये विजिबल एरिया इमेज होती है जो हमारे अलग अलग वे में हमें क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको एक लैंड यूज डेटा मैप में भी आपको दिखाया था कि अगर मान लीजिए कोई अर्थ सरफेस है उसमें अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है, तो उस क्रॉप्स में हम उसको इजीली उसको हम पता कर सकते हैं इस विजिबल एरिया के थ्रू कि यहाँ पर किस टाइप की क्रॉप जो है वो कल्टीवेटेड की गई है। तो इसमें हमें इजीली उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा रडार। रडार क्या होता है, बहुत मतलब जैसे कि रडार या फिर एफएम या फिर टीवी जो रेडियो जो हमारी रेंज आती है जिसके थ्रू हमें टीवी पर एक इमेज दिखाई देती है, तो वो है। तो इसमें हमारा ये जो हमारी इसकी रेंज है, इसकी हमारी रेंज होती है 10⁻⁻2। एफएम की रेंज होती है 1, और जो सॉफ्टवेयर और जो टीवी होती है उसकी रेंज होती है 10⁻2। तो ये हमारी वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब आपने जैसे सन से लेकर के अर्थ तक की हमारी कितनी दूरी तय करी किसी इमेज ने, और वो हमने कितना इमेज को शो किया, वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, इसमें दिखाया था कि वेवलेंथ हुई हमारे ये आपकी वेव्स चल रही है, मूव कर रही है, ओके। और इसमें दो जो आपको ये आपका अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, ये दो पार्ट है इसमें। तो इसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में जो आपको ये लैम्बडा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लैम्बडा
सिंबल होता है ये क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ जो मूव हो रहा है ये हमारा दो तरंग धारे हैं, ये दो आवृत्तियों के बीच की दूरी, ये हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। कि मतलब हमारी जो आवृत्तियां हैं वो आपकी अलग अलग हो गई, कि एक हो गई ये आपकी 1 हो गई, 2 3 4 5, जितनी बार इसमें आपको जितनी बार ये वेव क्या हुई, मूव हुई आपकी, जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ आपका, ठीक है, जितनी बार ये आपकी मूव हो रही है उतना हमारा क्या है, ये हमारी वेव्स है, जिसे हम नैनोमीटर में शो करते हैं। ये हमारी क्या होते हैं, आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब जितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तय हुई, जितनी बार मतलब तय हुई, और जितनी दो कंपनों के मध्य की दूरी, ये क्या कहलाती है, हमारी लैम्ब्डा। क्लियर? ये आप इसको फिर से देख सकते हैं, इसमें ये अलग अलग वेवलेंथ है, 10⁻⁴ to 10⁻⁻⁴ to 10⁻10 के बीच की जो दूरी होती है वो इंफ्रारेड दूरी कहलाती है हमारी, जिसमें विजिबल एरिया होता है हमारा। ठीक है, एक मैम हेलो, हाँ बोलो बेटा। कह रहा हूँ मेगाहर्ट्ज क्या है? मेगाहर्ट्ज बेटा मैंने आपको बताया ना, आवृत्ति की यूनिट्स होती है जो हमारे मेगाहर्ट्ज से, आपका नैनोमीटर हुआ, नैनोमीटर दूरी के हिसाब से मीटर की रेंज दे दी, हर्ट्ज तो एक कंपन की आवृत्ति होगी, कि मतलब इनके यूनिट सेकंड पे कितना है, क्या मतलब सेकंड पे कितना आवृत्ति हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, वेवलेंथ वही है। हाँ, जितने सेकंड में वेवलेंथ आपकी रिपीटेड हो रही है वो आपकी मेगाहर्ट्ज में तय होगी। ठीक है ना, जो लैम्ब्डा मैंने आपको बताया था, जो दूरी होगी वो हर्ट्ज में हो रही है आपकी, और जो वेव्स हो रही है वो नैनोमीटर और मीटर में हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी वेवलेंथ और जो होती है हमारी वो आवृत्ति होती है दो, जो मतलब किसी भी ईएमआर बैंड की, जो उसको ईएमआर बैंड क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स, जो हमारे 11 बैंड्स होते हैं, उन 11 बैंड्स में एक थर्मल बैंड होता है हमारा, थर्मल बैंड में हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, एक हमारा एक्सरे होता है, एक हमारा अल्ट्रावायलेट बैंड्स होता है, एक हमारा विजिबल बैंड्स होते हैं। ये अलग अलग कैटेगराइज होता है, जो मैंने आपको पहले इसमें दिखाया है बैंड थ्योरी में, जो आपकी विजिबल एरिया में कलर्स हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये अलग अलग बैंड्स होते हैं बेटा। तो ये जैसे इसमें दिखा रखा है 0.4 to 0.7, ये विजिबल बैंड है आपका। ठीक है, ये हमारा इंफ्रारेड बैंड है, जो 10⁻⁷ और 10⁻3, ये विजिबल बैंड जो होता है, उसके बाद का थर्मल स्कैनिंग होती है इसमें, मतलब टेम्परेचर के थ्रू हम डेटा मेजर करते हैं, कि मान लीजिए कहीं पर कोई मेटल है, मान लीजिए ग्रीनलैंड में मैंने आपको बताया था क्रायोलाइट, हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि नॉर्थ जोन में वो पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए हमें वहाँ की स्कैनिंग करनी है कि यहाँ कौन कौन सा मेटल है, तो ये हम जो इंफ्रारेड बैंड है उसमें थर्मल स्कैनिंग होती है, कि टेम्परेचर के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये वाली चीज पाई जाती है। ओके, अब अगर देखिए हम इसमें, ये अल्ट्रावायलेट रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेंज होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है हमारी, और जो ये अल्ट्रावायलेट रेंज होती है ये हमारी किसी भी अर्थ सरफेस में कोई मटेरियल हुआ, रॉक्स हुआ या फिर मिनरल्स हुआ, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर कराती है। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको बताई था कि वेवलेंथ आपकी क्या होगी, ये हर्ट्ज में जो रिप्रेजेंट हो रही है हमारी, हर्ट्ज में जो हमारी रिप्रेजेंट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी है हमारी, आवृत्ति। ठीक है, जितनी बार हमारी जो वो हो रही है, मतलब जितनी बार फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी बार ये रोटेट हो रही है, मूव हो रही है, ये हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो नैनोमीटर और मिलीमीटर में तय हो रही है, ये हमारी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। क्या आपको दिख रहा है ना, दो फ्रीक्वेंसी के बीच की डिस्टेंस जो आपकी शो हो रही है वो हमारी वेवलेंथ है। ओके, क्लियर? इसमें और एक चीज आता है, किलो हर्ट्ज जो भी कह रहा है, किलो हर्ट्ज का मतलब वो कितना यूनिट का है? बेटा किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये यूनिट होती है, जैसे हमारा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये तो एरिया है, से होता है ना, तो उसी तरीके से ये हमारी यूनिट्स होती हैं जो बढ़ती जाती है। अब मान लो ये वाली जो है आपकी, जो आप बता रहे हो किलो हर्ट्ज बोल रहे हो, तो किलो हर्ट्ज वो किलोमीटर के हिसाब से बढ़ गई हमारी दूरी, मीटर में अगर वो शो हो रही है तो मीटर के हिसाब से हमारी, तो वो जो होगी वो हमारी रिप्रेजेंट यूनिट्स के हिसाब से, ये यूनिट्स है आपकी वेवलेंथ की यूनिट्स है ये हमारी। ओके, एक मिनट,
कह रहा हूँ किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया, मतलब घंटे पे कितना जा रहा है, ऐसा हिसाब क्या है? मतलब मेगाहर्ट्ज हो गया तो घंटे में नहीं होगा बेटा, ये यूनिट है हमारी, जैसे कि हमारी एटमॉस्फेयर में ये रेंज होती है, जो हमारी क्या होती है, ये हमारी रेडिएशंस है, मान लीजिए ये हमारी हाँ ये हमारी चल रही है, ये आवृत्ति चल रही है। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये हाँ हमारा मूवमेंट चल रहा है। ये सन से रेडिएशन निकली, वो जो रेडिएशन गई वो हमारी किसके पास गई, सैटेलाइट इमेज के पास गई। हाँ सैटेलाइट इमेज ने उसमें क्या किया, उसका एनालिटिकल स्टडी किया, तो उसकी जो दूरी है, वो जो दूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे मैं यहाँ पर अगर आंखों से देख रही हूँ, तो मुझे आंखों से तुम कितनी दूर तक दिख पाओगे, 10 मीटर 30 मीटर इतनी दूरी तक दिख पाओगे, किलोमीटर में नहीं दिख पाओगे ना। तो वो कैमरे लगे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इमेज जो अगर मान लीजिए किसी लैंड सरफेस के बारे में जानकारी लेनी है, तो उस इमेज को मैं वेवलेंथ के थ्रू ही रिप्रेजेंट करूंगी। और वो वेवलेंथ जिस भी मोड में, कि मान लीजिए आपको जिस भी मोड में हमको रिप्रेजेंट हो रही है, कि मान लीजिए हमें वो जिस भी वे में अगर हमें हो रही है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है इसमें, एक सेकेंड, अभी सुबह तो आ रहा था, मैंने मॉर्निंग में चेक किया, अब तो नहीं आ रहा। चेक कर, नहीं अभी आ रहा था, मैं तो सुबह ही चेक किया कि कंफर्म योर पीस। जैसे कि ये हमारा ये सन है, ठीक है, सन से हमारी वेवलेंथ, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स बताए, इसमें क्या है, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स, 2 टाइप्स की होती है, कि मतलब जो ये हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास लॉन्ग वेव्स में, और जाती है वो शॉर्ट वेव्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस सन से जो रेडिएशन निकली वो रिफ्लेक्ट होगी, एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिटेड होगी कहाँ पर, हमारे किसी भी सैटेलाइट इमेज के पास। सैटेलाइट इमेज क्या करेगी, सेंसर्स के थ्रू उस इमेज को लेगी। अब वो इमेज जो है वो हमारी किसके रूप में मिलेगी, हमें बैंड्स के रूप में मिलेगी, जो मैंने आपको ये बताया है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं जो अलग अलग बैंड्स को क्रिएट करते हैं, और वो बैंड हमें किस वे में दिखाई देते हैं, कितना दिखाई देते हैं, वो है हमारी इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड, उसी से हमें इमेज प्रोवाइड होती है। क्लियर? ठीक है, समझ गए? आज आपके लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बेटा, आज की क्लास के लिए नहीं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।